हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुंजल क्रिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट षटकर्म है और ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के एस्पेक्ट से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो, आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टर्म कुंजल से और कुंजल क्रिया के सिमिलर टर्म्स हैं, वो क्या है, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ कुंजल क्रिया, अबाउट द स्टमक एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टमक, बिकॉज कुंजल क्रिया में जो है हमारा स्टमक इन्वॉल्व होता है। प्रिपरेशन फॉर दिस प्रैक्टिस, टेक्निक, वेरिएशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड बेनिफिट्स। सो सबसे पहले वेरियस नेम्स फॉर सिमिलर प्रैक्टिसेस। जो कुंजल क्रिया है उसको हम अल्टरनेटिवली स्लाइट डिफरेंसेस है बट 3 नाम से जानते हैं, कुंजल और वमन, व्याघ्र क्रिया और कुंजरा और गजकर्णी। तो सबसे पहले है कुंजल या वमन क्रिया। तो कुंजल और वमन refers to vomiting and kriya refers to practice where vomiting is induced by tickling the back of the throat। मतलब जब हम empty stomach पानी पी के अपने थ्रोट को, मतलब रूट ऑफ द टंग को जब हम टिकल करते हैं उंगली डाल के, तो वो कुंजल या वमन क्रिया कहलाती है। हम लोग वोमिटिंग इंड्यूस कराते हैं। सेकेंड इज व्याघ्र क्रिया और बागी और टाइगर क्रिया। टाइगर एक्शन of regurgitation where large portion of semi digested food as well as water is expelled from the stomach after 3 to 4 hours। इसका नाम व्याघ्र क्रिया इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जो टेक्निक है वो टाइगर से जो है वो डिराइव की गई है। टाइगर्स ऐसे जो है रिगर्गिटेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने खाने के बाद 3 to 4 आवर्स के बाद जो है, जो स्टमक में फूड सेमी डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड बचा है उसको जो है वो एक्सपेल कर देते हैं, और उस खाने के साथ साथ जो है वाटर भी एक्सपेल होता है। तो ये जो क्रिया है वो टाइगर्स को देख के जो है ली गई है, उनको देख के सीखी गई है, इसीलिए इस क्रिया का नाम है व्याघ्र क्रिया, बाघी क्रिया और टाइगर क्रिया। थर्ड वन इज कुंजरा और गजकर्णी, where both the term refers to elephant as they can suck in water and expel it at will। Here vomiting occurs due to muscular contraction of abdomen। तो गजकर्णी और कुंजरा जो है वहाँ पे ये जो हमारा टर्म है वो लिया गया है एलिफेंट से, क्योंकि गजकर्णी, गज जो होता है वो एलिफेंट को कहते हैं, संस्कृत टर्म है ये। तो वो क्या करते हैं कि अपने सूंड से पानी लेते हैं और विल पे, मतलब अपनी इच्छा से जो है वो एक्सपेल कर सकते हैं कभी भी, ये है। बट वहाँ पे जो है स्टमक इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमारी बॉडी में जो है ये वोमिटिंग, हम पानी पीने के बाद ये वोमिटिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन के थ्रू कर सकते हैं, विदाउट एनी टिकलिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाइड, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बिना अप्लाई किए जब हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ अपनी वोमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं तो वो कुंजरा और गजकर्णी कहलाती है। नेक्स्ट, व्यू ऑन द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड वोमिटिंग। क्या वोमिटिंग इंड्यूस कराना एक सही तरीका है? बिकॉज ये बॉडी का जो है नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको इंड्यूस कराना रिपीटेडली वो क्या सही है? तो इसके लिए एक कंसेप्ट हम देखते हैं, वोमिटिंग इज़ अ फिजिकल नेचुरल प्रोसेस टू थ्रू आउट द इम्प्योर और हैवी फूड आउट ऑफ स्टमक। मतलब ये जो है, जो एम्प्टी स्टमक, मतलब जो स्टमक में इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो बाद में जाके पॉइजन बन सकते हैं, उसको एक्सपेल आउट करने का एक नेचुरल तरीका है। स्टमक का जब ओवरलोड हो जाता है या उसकी जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड हम चले जाते हैं, तो ये एक नेचुरल वे है उसको नॉर्मल स्टेट में लाने का। But in Kunjal, we induce this vomiting to improve the functioning of stomach and whole body, as we believe that all disease originate from the stomach only। तो कुंजल क्रिया में हम जो वोमिटिंग इंड्यूस करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं? ताकि जो हमारी सपोज़ किसी को हाइपर एसिडिटी है या कफ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुंजल बहुत इफ़ेक्टिव है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्टमक की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो रही है, प्लस सेकेंड कंसेप्ट ये माना जाता है कि जो हमारे डिसीज़ है वो ओरिजिनेट हमारे स्टमक से ही होते हैं। यानी कि अगर स्टमक या जीआईटी आपका परफेक्ट है तो आपको कोई डिसीज़ नहीं होगा, ऐसा माना जाता है।
Second point is it helps to dislodge the impurities that can harm our body knowingly with awareness with the help of कुंजल। तो हम ये जानते हैं कि अगर वो खाना जो है अनडाइजेस्टेड पड़ा रहेगा पेट में, तो पेट के बाद वो इंटेस्टाइन को हार्म भी करेगा। पेट, स्टमक प्लस इंटेस्टाइन दोनों जो है वो हार्म होंगे। उसमें जो है पॉइजन कलेक्ट होगा, उसमें जो है अनहेल्दी बैक्टीरियाज जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको हम लोग नोइंगली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, वो इम्प्यूरिटीज़ को टाइमली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद निकालेंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट अबाउट स्टमक। तो स्टमक इज़ वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन विच people underestimate. Do you believe this? Yes, we all do the same thing. क्योंकि हम जो है अपने स्टमक में अनवांटेड, अनहेल्दी जंक फूड, हमें भूख नहीं है तब भी हम जो है उसमें सिर्फ जो है खाना डालते जाते हैं विदाउट कंसीडरिंग इट्स कैपेसिटी। तो all organs perform their duties excellently, but we are unaware of that. But stomach even reminds us of its presence। मतलब सारे ऑर्गन्स जो है, सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, तभी आज हम जो है हेल्दी हैं, अच्छे से रह पाते हैं। बट यहाँ पे उस सारे वाइटल ऑर्गन्स की जगह स्टमक जो है वो अपनी प्रेजेंस, वो अपनी नेचुरल स्टेट, वो अच्छी कंडीशन में है नहीं है, वो जो है आपको रिमाइंड कराता है, वो जो है आपको प्रेजेंट कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। बट फिर भी हम जो है अनहेल्दी हैवी फूड उसमें डालते हैं बिना उसका इफ़ेक्ट स्टमक पे सोचे और अपने हेल्थ पे सोचे। ऑल्सो इट इज़ बिलीव दैट रूट कॉज ऑफ डिसीज इज स्टमक विच अफेक्ट अस मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। तो जो बहुत सारी नर्व प्लेक्सेस हैं वो स्टमक से, जीआईटी से जुड़ी हुई हैं, और हेल्दी गट जो है वो भी जीआईटी में ही पाया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और स्टमक को ही रूट कॉज माना जाता है डिसीज़ का। हमारे इंडियन जो सिस्टम है उनमें तो यही माना जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों एस्पेक्ट पे हेल्थ के अफेक्ट करते हैं। अगर हमारा स्टमक जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहाँ पे हम अगर उसको सिर्फ इम्प्यूरिटी से भरते जाते हैं। तो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का? It starts from mouth where food is broken down into smaller size by mastication. Then it progresses towards stomach through esophagus. Stomach is a J-shaped muscular structure which churns and breaks down food with the help of various gastric juices, which is altered state, which in altered state causes acidity or ulcer and many more complications. Before it enters the intestine, food spends hours in stomach based on nature of food and made more simpler for intestine for nutrition absorption, and further waste proceeds to anus for expulsion. So it should be clean and healthy for gaining good health. तो यहाँ पे जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे लिए क्यों वमन क्रिया इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका एस्पेक्ट हम किस किस डायमेंशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम अगर खाना खाते हैं तो हम उसे खाने को चबाते हैं। वो खाने को चबाने से जो होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर साइज़ में प्लस थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाते हैं क्योंकि वो उनको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। देन वो ईसोफेगस जो है, हमारा फूड पाइप जो है, वहाँ पेरिस्टालसिस के थ्रू हमारे स्टमक में पहुँचता है। फिर स्टमक जो है उस खाने को जो है अच्छी तरह मिलाता है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, उसे मिलाता है और उसे ब्रेक डाउन करता है और उसको प्रिपेयर करता है इंटेस्टाइन में जाने के लिए। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस लाइक बाइल और अदर जूसेस वहाँ पे सिक्रीट होते हैं, उसको उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाते हैं, और उसके बाद जो है इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको आगे बढ़ा दिया जाता है एनस की तरफ, एक्सपल्शन मतलब एक्सक्रीशन के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है। बॉडी भी एक नेचुरल तरीके से चीज़ों को है बाहर निकाल रही। क्यों निकाल रहे? बिकॉज अगर वो ज़्यादा देर बॉडी में रहेंगे तो वो जो है वो नेगेटिव जो है
हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगे, वो जो है पॉइजन के फॉर्म में जो है बनते जाएंगे, अनहेल्दी बैक्टीरिया का ग्रो करेंगे, ब्लोटिंग, कोलाइटिस, अल्सर, ये जो हैं ये इस बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन होने के कारण ही होता है। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए कुंजल में हमें क्या चाहिए, तो दो ही चीज़ की प्रिपरेशन हमें करनी है, एक तो है वाटर, सेकेंड इज पोस्चर। पोस्चर बहुत ईजी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टैंड एंड बेंड फॉरवर्ड विथ ट्रंक एंड हेड हॉरिजॉन्टली टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम स्टमक। तो हमें जो है झुक के बेंड होके खड़े होना है, जिसमें कि हमारा ट्रंक और हेड जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, ताकि जो है स्टमक से वाटर जो है ईजिली जो है बाहर आ सके। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज वाटर। तो वाटर यहाँ पे जो है ल्यूक वार्म होना चाहिए, ये मस्ट है। सेकेंडली यहाँ पे वाटर सॉल्टेड भी हो सकता है और अनसॉल्टेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर मोटो कि आप कुंजल क्रिया क्यों करना चाहते हैं। तो देखते हैं, वाटर प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन द एम ऑफ डूइंग क्रिया बट इट शुड बी वार्म। अबाउट 3 liters ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए कम से कम 3 लीटर पानी जो है वो लगता है या ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सॉल्ट वाटर। क्यों अगर आप सॉल्ट वाटर यूज़ करते हैं, अनसॉल्टेड यूज़ करते हैं, तो आप कौन सा प्रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एम, तो वो हम देखते हैं। सॉल्ट वाटर प्रिवेंट्स एसिड सिक्रेशन, सो इफ़ यू डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर हाइपर एसिडिटी, डू ऐड सॉल्ट टू वाटर, 1 टीस्पून सॉल्ट पर लीटर ऑफ वाटर। तो अगर आप जो है एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए ये करना चाहते हैं, जनरली जो है एक्यूट अल्सर में हम प्रेफर नहीं करते कुंजल क्रिया को, बट अगर ड्यूडेनल अल्सर्स हैं तो उसमें जो है आप कर सकते हैं, बिकॉज जो पानी है वो स्टमक तक ही जाता है आपके। तो यहाँ पे जो है 3 लीटर पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए, उसमें सॉल्ट होना चाहिए अगर आप एसिडिटी के लिए करना चाहते हैं या कफ के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है वो एसिड सिक्रेशन को रोक देता है और जो है वो इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट कुंजल क्रिया। तो हम यहाँ पे अब जो वेरिएशंस है, वो जो 3 वेरिएशंस है, कुंजल, व्याघ्र और हमारा गजकर्णी, उन तीनों को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे क्या स्लाइट डिफरेंसेस आते हैं। Prepare lukewarm water with or without salt as per your aim. Stand near sink and use bathroom. Drink water rapidly, at least 6 glasses until stomach is full. The urge to vomit will naturally occur. Maintain posture, open mouth as wide as possible and place 2-3 fingers and rub it towards the root of the tongue, which will result in gush of water from stomach. If not, there is no vomiting. If there is no vomiting, the fingers may not be far back. Be relaxed and allow free flow of water from stomach. When the gush of water stops, repeat the same process until the entire stomach is empty or no water left inside. तो यहाँ पे जो है पहले आपको जो है पानी प्रिपेयर करके रखना है एटलीस्ट 3 लीटर्स, और उसके बाद जो है सिंक या वॉशरूम यूज़ करना है, और जल्दी जल्दी जितना रैपिडली हो सके, स्मूथली, उतना जल्दी जल्दी जो है मिनिमम 6 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है और स्टमक को फुल कर लेना है। उसके बाद जो है नेचुरल अर्ज जो है वोमिटिंग का वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको रैपिडली जल्दी जल्दी जो है 6 ग्लासेस पानी पीने हैं और अपने स्टमक को पानी पी के बिल्कुल भर लेना है। फिर जो है एक नेचुरल अर्ज जो है वोमिटिंग की वो इंड्यूस हो जाएगी। फिर अर्ज इंड्यूस होने के बाद आपको पोस्चर मेंटेन करना है, अपने माउथ को ओपन करना है जितना ज़्यादा आप ओपन कर सके, और 2 to 3 फिंगर, जनरली हम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को यूज़ करते हैं, बट आप रिंग फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं। 2 to 3 फिंगर आपको यूज़ करके अपने रूट ऑफ द टंग को टिकल करना है, ताकि जो है वो गैग रिफ्लेक्स जिससे वोमिटिंग होती है वो इंड्यूस हो सके, और जो वाटर आपके पानी में भरा है वो मतलब फ्लो से एक्सट्रीम से बाहर आ सके। अगर वहाँ पे वोमिटिंग नहीं हो रही है और या फिर वो वोमिटिंग इंड्यूस नहीं हो रही है, तो अगर आपने अच्छे से पानी पिया है फिर वोमिटिंग नहीं हो रही है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप जो है उस रूट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस रिफ्लेक्स को जो है वो इंड्यूस नहीं करा पा रहे हैं।
बी रिलैक्स्ड एंड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम स्टमक नीडलेस टू से। तो उसके बाद जो है जब वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी तो आपको जो है वो फ्री फ्लो जो वाटर का चल रहा है उसे होने देना है और रिपीटेडली जो है इंड्यूस कराना है फिंगर्स को टिकल करके। और जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेक श्योर कि आपका जो स्टमक है उसमें पानी नहीं है। और प्रैक्टिस के बाद एक दो बार और ट्राई करके आपको जो है शशांकासन प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि जो रिमेनिंग वाटर है वो अगर है भी तो वो जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको कपालभाति या कपालभाति की प्रैक्टिस करना चाहिए, शशांकासन और कपालभाति, ताकि जो रिमेनिंग वाटर है वो आपकी बॉडी से निकल जाए। नेक्स्ट इज गज करनी और वेरिएशन ऑफ कुंजल क्रिया। इसको जो है एडवांस कुंजल भी कहते हैं। तो गजकर्णी जो है वो हमारी हठयोग प्रदीपिका में मेंशन हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो क्रिया है वो कहाँ टर्म यूज हुआ है। तो गजकर्णी इज मेथड इन विच इन्वॉल्व्स squeezing the water filled stomach by contracting the abdomen rather than tickling the root of the tongue. Fill the stomach with water while standing, bend forward and place the hands on the knees and breathe slowly, making a whispering ah sound from throat with mouth open. Simultaneously, contract upper abdomen just below the ribcage and at the end of inhalation, retain the compression of the stomach, abdomen and exhale. Procedure done correctly will induce the gush of water out of mouth in a steady flow. Importantly, one should relax the body while expulsion to avoid retention of water. Preferred by those who have control over their body muscles and mastered the Kunjal Kriya. तो गजकरनी जो है उसमें भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़े से डिफरेंसेस है। पहले आपको पानी पीना है, वाटर प्रिपरेशन जैसे कि हमने डिस्कस कर ली, पोस्चर हमने डिस्कस कर लिया है। तो वाटर पी के, पानी को पी के जो है आपको अपने एब्डोमेन को जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अपने रूट ऑफ टंग को टिकल नहीं करना है, आपको जो अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसे स्क्वीज़ करना है। कैसे स्क्वीज़ करेंगे? तो डीप ब्रीदिंग करेंगे, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, और ऐसी मतलब ब्रीदिंग करेंगे जिसमें थ्रोट से जो है वो साउंड निकले, और माउथ ओपन करके ब्रीदिंग करेंगे। और जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेलेशन के समय हमें जो है अपने एब्डोमेन को कंप्रेस करना है और फिर एक्सहेल करना है ताकि जो है वो अपवर्ड पुल मिले एब्डोमेन को और जो है वोमिटिंग इंड्यूस हो जाए। अगर इस प्रोसेस को कोई करेक्टली करता है तो तुरंत ही जो है उसको जो वाटर है, स्टमक वाटर, वो जो है बाहर आ जाएगा। और इस प्रक्रिया के दौरान बॉडी को जो है बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिकॉज अब अगर आप बॉडी को कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो हो सकता है मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो और जो है एक्सपल्शन ना हो पाए। और ये प्रैक्टिस जो है जनरली प्रेफरेबल नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी मसल्स कंट्रोल में हो और आपने कुंजल को मास्टर नहीं किया हो। Next, one important point I have to mention here from Hatyok Pradipika, one has to stimulate apan vayu from downward direction to upward direction up to kantha or nala, shankhini nadi or throat, whatever we can say it, and expel the content of stomach. By the thorough practice of this process, it is possible to control all the nadis by practitioner of Hatha Yoga. तो ऐसा माना जाता है, हठ योगा में ये बात कही गई है कि आप जो है अपनी अपान वायु को अपने कंठ तक या थ्रोट तक लेकर आते हैं और जो स्टमक में कंटेंट है उसको एक्सपेल आउट करते हैं। और ये जो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी सारी नाड़ियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है। नेक्स्ट इज व्याघ्र क्रिया। प्रैक्टिस व्हेन देयर इज अनडाइजेस्टेड और पार्शियली फूड डाइजेस्टेड इज प्रेजेंट, परफॉर्म 3 to 4 hours आफ्टर मील। तो व्याघ्र क्रिया जो है वो मील्स के, खाने के 3 से 4 घंटे बाद की जाती है और ये अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड बचा है स्टमक में उसको जो है बाहर निकाल देती है। इट एक्सपेल्स आउट मोर डिफिकल्ट हैवी फूड which is present in the stomach. Also, these food requires more energy to digest and are even less nutritious. Prevents various intestinal ailments and directs the energy towards healing and repairing.
इवन प्रैक्टिस बाय रोमन एम्पायर हु यूज्ड टू अवॉइड इंडाइजेशन। तो ये जो प्रैक्टिस है, पहले तो जो डिफ़िकल्ट फूड है, जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और हैवी फूड है, उसको बाहर निकालने के लिए होती है। दूसरी चीज़ कि जो वो फूड है वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उतना कम आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, ये आपको व्याघ्र क्रिया, आपको इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स से जो है वो प्रिवेंट करती है, और जो आपकी बॉडी एनर्जी जो सिर्फ डाइजेशन में ही लगी हुई है उसको आपकी हीलिंग और रिपेयरिंग की तरफ भी डाइवर्ट करती है। और ये जो प्रैक्टिस है उनको जो है रोमन एम्पायर्स द्वारा भी प्रैक्टिस किया जाता था टू अवॉइड इंडाइजेशन, मतलब अपच जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए वो लोग भी ये प्रैक्टिस को किया करते थे, ऐसा देखा जाता है। टेक्निक process is same as kunjal kriya, just it is practiced after meal which prevent the burning of intestine with excessive and undigested food। तो प्रैक्टिस जो है उसका जो टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है एज ऑफ कुंजल, इसमें भी टिकल करना है, इसमें भी पानी उतना ही पीना है, बट ये जो है वो खाने के बाद होती है। और दूसरी ये इंटेस्टाइन की जो लोड है, उनकी जो बर्डनिंग है, एक्स्ट्रा फूड जो हमने दे दिया है अपने पेट को, उसको एक्सपेल आउट करती है और हमें प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यहाँ पे जो है कुछ बेसिक मतलब मेजर इंडिकेशन जो कि हमें पता ही होने चाहिए वमन कराते समय या करते समय, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक्स, एक्यूट पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज़, आई डिसऑर्डर्स, इनको जो है वमन नहीं कराना चाहिए, कुंजल नहीं कराना चाहिए। इंडिकेशन किनको किनको आप करा सकते हैं, किनके किनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। कफा डिसऑर्डर्स, हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन, ओबेसिटी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कोल्ड एंड कफ, बैड ब्रीथ। तो ये जो है इसके इंडिकेशंस है। और आपने सुना ही होगा कि जो वमन क्रिया है वो अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल देखी गई है। और उनको जो है, उनको जब अटैक्स आते हैं, अस्थमैटिक अटैक्स, तब वो जो है उनको ये क्रिया कराई जाती है और उनको इंस्टेंट रिलीफ जो है इस क्रिया से मिलता है। So guys, thanks for watching. Hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel and stay tuned with Banarasiya.